नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं अमृतपाल सिंह की खबर से। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर उतरने के इनपुट्स मिले हैं और इन इनपुट्स के बाद ही पंजाब पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस इससे लगे बॉर्डर इलाके पर सरगर्मी से अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई है। सुबह से ही टीमें यहाँ पर तैनात हैं। CCTV फुटेज किस तरह से खंगाले जा रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। अमृतपाल सिंह को आखिरी बार कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर अपने साथी पप्पल प्रीत सिंह के साथ देखा गया था। तब 22 मार्च को वो छाते के नीचे अपना मुंह छिपाकर वहां से जा रहा था, तो उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन पंजाब पुलिस को ताज़ा इनपुट मिला है कि जो अमृतपाल है वो कुरुक्षेत्र में बस से बैठकर दिल्ली पहुंचा है। इसीलिए दिल्ली जो पंजाब पुलिस है वो कल से ही दिल्ली में है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लगातार तलाशी अभियान चला रही है, खास तौर से ISBT बस अड्डे पर, क्योंकि ऐसा इनपुट मिला है कि हो सकता है कि अमृतपाल कुरुक्षेत्र के बस अड्डे से बस में सवार होकर दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर आया हो। इसीलिए पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बस अड्डे के आसपास लगातार तलाशी अभियान चला रही है और वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर दिल्ली पुलिस हर आने जाने वाले पर लगातार निगरानी कर रही है। दिल्ली में एक अलर्ट है कि जो अमृतपाल है वो साधु के वेश में भी हो सकता है, इसीलिए पुलिस तमाम लोगों पर लगातार निगरानी कर रही है, नज़र बनाए हुए है। हालांकि अमृतपाल के बारे में अभी कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है कि आखिर अगर वो दिल्ली आया तो दिल्ली में कहां पर है, तो उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और तमाम जगहों के CCTV कैमरों के फुटेज देखा जा रहा है। ये भी इनपुट मिला है कि वो साधु के वेश में हो सकता है, इसीलिए हर आने जाने वाले पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की निगाह है। ये भी जानकारी मिली है कि उसके साथ में उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह भी है। तो कुल मिलाकर दोनों राज्यों की पुलिस लगातार जो अमृतपाल सिंह है उसकी तलाशी के लिए दिल्ली और जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। हालांकि उसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और पंजाब पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि अमृतपाल सिंह सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियारबंद फौज तैयार कर रहा था। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में अमृतपाल का खास बॉडीगार्ड गैर कानूनी ऑटोमेटिक बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें अमृतपाल की फौज में भर्ती नए शख्स को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अमृतपाल ने अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में बकायदा एक शूटिंग रेंज बना रखी थी। अमृतपाल ने अपनी फौज का नाम रखा था AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स। हर बंदूक पर AKF लिखा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के घर से 10 बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद किए हैं जिन पर AKF लिखा हुआ है। ये सब वीडियो और खुलासे अमृतपाल के खास बॉडीगार्ड तेजिंदर पाल गिल उर्फ गोरखा बाबा के हवाले से सामने आए हैं। पंजाब पुलिस ने गोरखा बाबा को पंजाब के खन्ना से गिरफ्तार किया है। एक होर जिहड़ा है बंदा अरेस्ट किया है खन्ना पुलिस ने, जिसका नाम तेजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम है और ओदी पुछगिछ तो और ओदे मोबाइल जिहड़े ओदियां डिटेल्स तो काफ़ी तत्थ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀविटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋल्व ਸੀਗੇ। यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने अमृतपाल के पोस्टर भी चिपका दिए हैं। भारत से नेपाल जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल हरियाणा से यूपी और यूपी से नेपाल भाग सकता है। अमृतपाल आखिरी बार 20 तारीख को कुरुक्षेत्र के बस अड्डे के पास एक CCTV में कैद हुआ है, जहां वो CCTV से बचने के लिए एक काला छाता लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है।
अगर आपको जरा सा भी शक बचा हो कि अमृतपाल कुछ देश विरोधी नहीं कर रहा था, तो तस्वीरें जो आपने देखी कि कैसे वो अपनी प्राइवेट मिलिट्री बना करके उनको ट्रेनिंग दे रहा था, अवैध हथियार आ रहे थे, उसे खुद भी भ्रम हो गया था कि वो नया भिंडरांवाला है और इसी भ्रम को वो पंजाब में भी पाल रहा था। लेकिन देखिए कैसे वो अब भिंडरांवाला के उलट अपनी जान बचाकर और गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया बदलकर घूम रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। लोकसभा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता रद्द होने का ऐलान किया है। इसको लेकर राजनीति गर्म है। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कांग्रेस इस जल्दबाजी को सरकार की राजनीतिक नीयत से जोड़कर देख रही है। देखिए उन्होंने प्री प्लान्ड है ना, जो चीज प्री प्लान्ड होती है उसको हर ढंग से, हर स्पीड से वो अपने टारगेट पहुंचने के लिए काम करते हैं। 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को ओबीसी भावना से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक उसके नेता बताते रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लग बात थी। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को। जो किया है 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। लेकिन राहुल गांधी के इस मामले ने विपक्ष को जोड़ने की भी एक राह खोल दी है। कल तक टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां राहुल और कांग्रेस से दूरी बरत रही थी, अब वो खुलकर राहुल के साथ है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. यही नहीं, शुक्रवार को 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर के गाइडलाइन बनाने की मांग की। 5 अप्रैल को इस पर भी सुनवाई है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ये चुनौती उनकी विरासत का हिस्सा है। अलग अलग मामलों में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को भी संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। गांधी परिवार के लिए ये कोई नया संकट नहीं है। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, सोनिया गांधी की सदस्यता जाने वाली थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राहुल गांधी की बारी है। लेकिन राहुल गांधी इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी बात यह है कि सभी विपक्षी दल, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी, इस मुद्दे पर राहुल के साथ खड़ी है। और सबका लक्ष्य है 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त मोर्चा तैयार करना। देखना है ये मोर्चा कितना संयुक्त रह पाता है और कितना सशक्त। हिमांशु और राजीव रंजन के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्र के कर्मचारियों, पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। 4% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 38% से लेकर 42% तक कर दिया गया है। डियरनेस अलाउंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है। 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ
इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। और भाई ये बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। इस खींचतान में मरीज पिस रहे हैं। सरकारी अस्पतालों पर भार बढ़ा है और मरीज किस तरह से परेशान हो रहे हैं, हर्षा कुमारी सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुनीता वर्मा वृद्ध पिता को लेकर एसएमएस अस्पताल के चक्कर काट रही है। ना तो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, ना ही ओपीडी में। अब सरकारी जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं और ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने यहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती कराया, वहाँ इनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो हम यहाँ यहाँ दिखाने के लिए लाए। वहाँ से डिस्चार्ज की कॉपी नहीं दी जा रही हमें, और यहाँ ये इलाज के लिए इनको ओपीडी में ले नहीं रहे। क्या पेशेंट को ऐसे खड़े रखेंगे क्या? इनकी चाहे कागज़ के पर्चे के लिए पेशेंट मर जाए तो इन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सारा भार सरकारी अस्पतालों पे आ गया है और अब बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर भी निजी डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल में शामिल हो गए हैं। पिछले 4 दिन से राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालें हड़ताल पे हैं। निजी अस्पताल और डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिरदी देवी हार्ट की मरीज हैं। डॉक्टर की हड़ताल के चलते एसएमएस में दिखाने के लिए आई हैं, लेकिन हड़ताल के चलते ओपीडी का टाइम कम होने के कारण इलाज नहीं करवा पाई। अब ये बंद हो गया हॉस्पिटल ही। हम तो पूछे 2 घंटा खुला है, इसमें दिक्कत यही है। अब रात के दुखी थी, गोली दवाई खत्म हो गई इसकी। अब दिखाने लाए तो कहते अब इमरजेंसी में ले जाओ, तो क्या हो। अब हम तो परेशान हो गए आते जाते इसमें। तो राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को स्वास्थ्य के अधिकार का बिल पेश किया गया। इस बिल में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बिल पारित करने से पहले निजी डॉक्टर्स के साथ विस्तृत में चर्चा की गई थी। सरकार ने इनकी सब मांगों को स्वीकार कर लिया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस लेवल पर सब इनकी बातचीत पूरी हो गई। इनको इनके कुछ करेक्शन करने थे, मांगों को कर दिए। उसके बाद में अचानक ही क्या हुआ कि ये तमाम लोग अपने सड़कों पर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर्स और सरकार के बीच खींचतान में परेशानी मरीजों को हो रही है। जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के डीबी मार्ट पुलिस थाना इलाके में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया था। उनमें से 3 की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम चेतन गाला है। 54 साल के चेतन ने पार्वती मैंशन में शुक्रवार सुबह 3:30 बजे के करीब हाथ में चाकू लेकर आसपास रहने वाले लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए रिलायंस अस्पताल और नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई सालों से काम धंधा नहीं करता था और अक्सर पत्नी और बच्चों से झगड़ा करता था, इसलिए सभी उसे छोड़कर कुछ दिन पहले चले गए थे। इस वजह से वो और भी परेशान हो गया था। शुक्रवार को अचानक से पहले पड़ोस की महिला पर चाकू से उसने हमला किया, फिर उसके पति पर। शोर सुनकर निचली मंजिल से ऊपर आए लोगों पर भी उसने हमला कर दिया। हमले में घायल सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी थे। यहां उन्होंने 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक सभा को संबोधित किया जहां उन्होंने काशी के विकास की बात की, लेकिन इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को घेरा। देखिए रिपोर्ट। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर विकास परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को प्रदान करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें सबसे अहम रोपवे की है, क्योंकि बनारस को गलियों के साथ साथ जाम का शहर भी माना जाता है। रथ यात्रा और गिरिजा घर होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से बनारस को जाम से निजात मिलने के साथ साथ यात्रियों को सुविधा होगी। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे। अब जो ये रोपवे यहाँ बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन
और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री अब तक लगभग 33,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। इन्हीं योजनाओं के कार्यों पर प्रधानमंत्री बनारस को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 बनाने का दावा कर रहे हैं। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से राजनीति की बात नहीं की, लेकिन सूबे के मुखिया ने राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए थे। उन्होंने बात भी उसी के इर्द गिर्द की, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। साफ है कि इसी बुनियाद पर 2024 की चुनाव की इमारत खड़ी की जा सकती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक किस तरह से राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के चर्चे हो रहे हैं, दिखाएंगे खबर आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के नाम एक साथ चर्चा में हैं। दरअसल दोनों की तस्वीरें जब एक साथ दिखी थी, तब सोशल मीडिया पर सवाल पूछे गए कि क्या एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। और जब मीडिया ने इसको लेकर सवाल पूछा तो राघव चड्ढा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आपकी शादी हो रही है परिणीति चोपड़ा से, ऐसे सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। क्या है लेकिन सर, आप क्यों इसको सस्पेंस बनाए रखना? सस्पेंस नहीं, हमें तो कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब करूंगा। और यही नहीं, भले ही चंद सेकंड्स के लिए सही, संसद में भी ये चर्चा गूंजी। संसद के सभापति ने राघव चड्ढा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आपको काफी जगह मिल रही है, इसलिए शायद आज का दिन थोड़ी चुप्पी का है। ये सुनकर सभी नेता हंसने लगे। श्री, you already have been in, you occupied enough space in social media. You can, this may be a day of silence for you. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।